ఈ యొక్క సమావేశం కోసం ప్రత్యేకంగా కాంచీపురం నుంచి హైదరాబాద్కు గురువుగారు రావడం జరిగింది. వారికి ఒకసారి గట్టిగా మన కరతాళ ధ్వనుల మధ్యన వారిని ఈ సదస్సు కోసం అన్ని విషయాలు కూడా వారు చెప్పవలసిందిగా వారిని కోరుతున్నాము. జై గోమాత. सभी को नमस्कार. सभी गविसिद्ध भाई बहन आचार्य संचालक हैं, सभी को शुभाशीष नमस्कार. आप सभी को एक साथ देखकर मेरा मन बहुत प्रस्फुल्लित है और विशेषकर कि मेरे साथ जो है आदरणीय विजयराम जी हैं, आदरणीय रामाराव जी हैं, रमेश जी जैसे उत्कृष्ट शिष्य हैं, पुरानी वैद्य परंपरा को संभाले हुए हमारे आचार्य मुरलीधर राव जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, सुदर्शन जी हैं और आप सब लोग. आज सुबह निवेदिता बहन के यहाँ केंद्र खुल रहा है, वहाँ जा कर के आया. तो आप लोगों का जो काम चल रहा है ये देख कर के मन तो बहुत प्रसन्न है. आज की जो ये सभा है इसका जो विशेष विषय है वो है 13वां पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन तिरुपति. आप सभी को पता है, सभी लोग गविसिद्ध हैं यहाँ पर, कि प्रतिवर्ष हम लोग एक राज्य का चुनाव करते हैं और उस राज्य में चिकित्सा महासम्मेलन करते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उस राज्य के लोगों तक इस बात को पहुंचाना जो हमारी बहुत पारंपरिक जो सिद्ध चिकित्सा वैद्य चिकित्सा जो भारत देश में चलते आ रही है और उसके अंतर्गत पंचगव्य को मुख्य विषय मान करके हम लोग जो चिकित्सा का काम कर रहे हैं और उसके अंतर्गत भारत की लगभग 100 गौवंश का स्वावलंबी व्यवस्था में जो संरक्षण जो हमारे पूरा गविसिद्ध परिवार जो कर रहा है, इस बात को जन जन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य होता है. और दूसरा, सरकार के कान में ढोल बजाना, ये दूसरा एक उद्देश्य होता है. सरकार के कान में जब तक ढोल नहीं बजती सरकार सुनती नहीं, सरकारें बहरी होती है. चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कहीं भी होने दो आप, सरकारें मतलब बहरी. तो बहरे आदमी को ढोल तो बजाना पड़ता है. तो ढोल बजाने के लिए भी ये महासम्मेलन हम लोग करते हैं. 12 महासम्मेलन किया, 12 साल ढोल बजाया, अभी तक कोई राज्य की सरकार या केंद्र सरकार के कान में अभी तक आवाज़ गई नहीं है. तो इस बार जो है तिरुपति में जो सम्मेलन है इसमें विशेष रूप से सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधि को आमंत्रित किया है. 12 सम्मेलनों तक हम लोगों ने सरकार को छुआ नहीं, बुलाया नहीं, अपने स्तर पर इन सारी चीज़ों को किया. लेकिन इस बार बहुत लोगों का कहना था कि नहीं, सरकार की भागीदारी इसमें होनी चाहिए, उनके लोग होने चाहिए. इसलिए इस बार जो है पंचगव्य विद्यापीठम परिवार और पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन का जो नया टीम, नेशनल टीम बना है, सब लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि सरकार को शामिल करना इसमें, है ना. एक ऐसे टीम को शामिल करना जो इस बात को, गाय के इस विज्ञान के विषय को पीएमओ ऑफिस तक सही सही पहुंचा सके. तो इस बार का जो सम्मेलन है थोड़ा विशेष सम्मेलन रहेगा और इसीलिए प्रत्येक राज्य में जो है मैं जा रहा हूं आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए कि आप सारे गविसिद्ध लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपनी एकजुटता बताइए. देखो, विज्ञान ऊंचा नीचा हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है किसकी मुट्ठी कितनी ताकत से बंद है, किसके पास संगठन की शक्ति है. हमारे सामने इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसके लिए इस देश में कोई नया लॉ नहीं है, कोई नया कानून नहीं है, लेकिन सरकार में उनकी तूती बोलती है क्योंकि वो संगठित हैं. और जो संगठित नहीं है बिखरे पड़े हुए हैं. हमारे देश की जो पारंपरिक चिकित्सा विधा है क्या है? आयुर्वेद. हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा विधा क्या है? सिद्धा. लेकिन आप देखो कहीं कोने में भी खड़ा नहीं मिलेगा आपको. कारण वही है कि संगठित नहीं है, और जो संगठित है वही सरकार को चलाता है. तो हमारे लिए चिकित्सा के लिए अलग से कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है. भारतीय संविधान ने हमें संरक्षण दिया है, पूर्ण अधिकार दिया है, लेकिन हम बिखरे पड़े हुए हैं. यूनाइट होना है, एक मुट्ठी में बंध जाना है और ये लोगों को दिखा देना है कि गविसिद्ध जो है एक ऐसा संगठन है जो भारत के 23 राज्य की जो पारंपरिक चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा, उसको पंचगव्य के साथ जोड़ करके संभाल करके खड़ा है. और ये तभी हो सकता है जब सारे राज्य के गविसिद्धों की भागीदारी हो.
हम पूरे देश में 9000 गविसिद्ध हैं, 9000 गविसिद्धों की संख्या है हमारी, और उनमें 3000 से ज़्यादा हमारे क्लिनिक चल रहे हैं गविसिद्धों के द्वारा। 3.5 लाख से ज़्यादा भारतीय गौवंश स्वावलंबी व्यवस्था में चल रही है। सरकार से 1 रुपया बिना लिए हुए, समाज से बिना 1 रुपया दान लिए हुए 3.5 लाख गौवंश का संरक्षण हमारे गविसिद्ध कर रहे हैं, और उनमें 100 प्रजातियां हैं। सरकार की डिक्शनरी में आप जाकर के देखो, 40 से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में सरकार भी नहीं जानती, लेकिन हमारे गविसिद्ध परिवार में लगभग 100 प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों को सरकार के कान में ढोल बजाने का काम ये 13वां जो है सम्मेलन जो है वो होगा। और आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष गाय के विज्ञान से जुड़े हुए 3 विषयों को हम लेकर के आते हैं। तो इस साल भी जो तिरुपति में सम्मेलन होगा उसमें 3 रिसर्च टॉपिक होंगे। पूरा 3 दिन का जो सत्र होता है, टेक्निकल सत्र होता है, भाषणबाजी नहीं होता है, जो कुछ भी ग्राउंड पर काम हो रहा है उसी को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जितने भी गविसिद्ध हैं आप सब आइए, साथ में उन लोगों को लेकर के आइए जिनके दिल में गाय के प्रति प्रेम है। और ये यूनिटी यदि हमने दिखा दिया तो एक बड़ा काम हो सकता है। दूसरा एक जो विषय है, इस बार हम लोगों ने सोचा है, पंचगव्य डॉक्टर एसोसिएशन की नई टीम बनी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गविसिद्ध सुदर्शन सिंह जी हैं, उपाध्यक्ष मुरलीधर राव जी हैं, और दूसरे उपाध्यक्ष नागा सत्या जी हैं, सेक्रेटरी झांसी जी हैं। आपका लगभग ये पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का टीम है इस बार नेशनल यूनिट में। तो ये सब आप लोग आइए और आकर के और इन सभी का साहस जो है वो बढ़ाइए, और 12 सम्मेलन तक जो कुछ भी कमियां रही है हमारी, पूरी कोशिश है इस बार कि इस बार के सम्मेलन में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। चाहे तो रेसिडेंशियल व्यवस्था हो, चाहे तो भोजन की व्यवस्था हो। भोजन की एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि हम लोग शुरू से ऑर्गेनिक भोजन देते आ रहे थे। पिछले 3 बार से कार्यक्रम में हम लोग ऑर्गेनिक भोजन नहीं दे पाए क्योंकि दूसरे संगठनों के साथ जुड़ करके कर रहे थे। इस बार हुआ कि पुराने तर्ज पर ऑर्गेनिक पूरा भोजन देना है, बड़ी समस्या थी। तो उस बड़ी समस्या को हमारे माननीय विजयराम जी ने एक चुटकी बजा करके निकाल दिया। ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। तो अब इतनी बड़ी शक्तियाँ हमारे साथ है, और किसान है। देखो, किसान का मतलब क्या, गाय है तो किसान है, गाय नहीं है तो फार्मर हो सकता है, किसान नहीं हो सकता। फार्मर और किसान के अंतर को समझ लो आप, है ना। कृषि कर्म और फार्मिंग अलग विषय है। प्रकृति के साथ जुड़कर जो काम करता है वो किसानी का काम है। हाँ, और जो आधुनिक मैकेनिज्म पर केवल पेट भरने का काम करता है वो फार्मिंग है। तो हम लोग फार्मिंग वाली बात नहीं कर रहे हैं, कृषि व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और इसमें एक अंतिम विषय जो है आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो हो सकता है कि इस बार के महासम्मेलन का भी विषय रहे कि आखिर गाय के प्रति इतनी चिंता क्यों। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई दूध ही पीना है तो बकरी भी तो दूध देती है ना। आज भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा दूध भैंस से मिल रहा है, गाय से कम मिल रहा है। हाँ, जर्सी हॉलिस्टीन सूअरों का दूध ज़्यादा है, भैंस का दूध ज़्यादा है, गाय का कम है। फिर भी भारत के लोग गाय का गुणगान कर रहे हैं। क्यों भाई, गाय में क्या है? तो देखो, एक विषय विस्तार रूप से तो मैं महासम्मेलन में रखूंगा, लेकिन अभी संक्षिप्त में रखता हूं कि प्रलय की घंटी बज गई है। हाँ, प्रलय की घंटी बज गई है, और पृथ्वी पर सतयुग से लेकर अभी तक, और पृथ्वी के पहले जब हम लोग मार्स मंगल पर थे, और उससे पहले जब बृहस्पति पर थे, ये बृहस्पति से लेकर के पृथ्वी तक का जितना बड़ा इतिहास है समय का, सारे इतिहास को टटोल कर देखो, प्रलय 5 तरीके से आता है, 5 विधा से प्रलय आता है। चाहे पृथ्वी पर हो, मंगल पर हो, बृहस्पति पर हो, या किसी भी ग्रह पर हो, प्रलय 5 विधा से आती है। पहला विधा है भूमि, भूमि से प्रलय आता है। एक बार भूकंप आया, भूस्खलन हुआ, पूरी पृथ्वी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो मिट्टी, मिट्टी के पास गुण है संभाल करके रखने का। मिट्टी बिगड़ गई तो प्रलय हो सकता है। जल प्रलय के बारे में आपने सुना ही है।
हमारे शास्त्रों में है कि एक बार ग्लेशियर अगर पूरा पिघल गया ना तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो जल प्रलय भी आ सकता है और अग्नि प्रलय का उदाहरण अगर आपको समझना है तो मंगल ग्रह को समझो। मंगल ग्रह पर जो अंतिम प्रलय आया था वो अग्नि प्रलय आया था। ये प्रलय पृथ्वी पर भी आ सकता है क्योंकि अग्नि बिगड़ चुकी है। और इसके बाद है वायु का प्रलय। एक बार सुनामी आया तो तमिलनाडु आधा साफ हो गया। समझ लो बड़ा सुनामी आया तो पूरी पृथ्वी साफ हो जाएगी। इसको कहते हैं वायु से उत्पन्न प्रलय। और अंतिम प्रलय होता है आकाशीय तत्व के बिगड़ने के कारण प्रलय। आकाशीय तत्व बिगड़ गया तो पृथ्वी के सारे जीव जगत पागलपन के शिकार हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने काटने लग जाते हैं और मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व को मिटा देता है। इसको बोलते हैं आकाशीय प्रलय। ये 5 प्रलय की घंटी बज चुकी है। कारण मिट्टी का प्रदूषण हम कर रहे हैं, जल का प्रदूषण हम कर रहे हैं, अग्नि का प्रदूषण हम मनुष्य कर रहे हैं, वायु का प्रदूषण हम मनुष्य कर रहे हैं, आकाशीय तत्वों का प्रदूषण हम मनुष्य कर रहे हैं। और ये मॉडर्न साइंस कर रहा है जिसको हम विज्ञान कहते हैं। मैं इसको डिस्ट्रक्टिव विज्ञान कहता हूं, जिसने आज तक कुछ नया नहीं बनाया। जो बना हुआ था उसको बिगाड़ने का यंत्र केवल बनाया है। तो सारा कुछ जब बिगाड़ चल रहा है, कोई बनाने का काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से प्रलय सामने खड़ा है। मुझे तो सामने दिखता है प्रलय। आप अपने शास्त्रों को उठा करके देखो, ऋग्वेद एक बार पढ़ करके देखो। इस धरती का सबसे पुराना भूगोल है, ज्योग्राफी है। जिस दिन पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उस दिन जैसे मंगल जल करके राख हुआ है वैसे पृथ्वी भी जल करके राख हो जाएगा। 60 डिग्री आने में अभी देरी क्या है? 52 डिग्री तो टेम्परेचर हो गया। आप देखो ग्रीष्म ऋतु का रिकॉर्ड उठा करके देखो, 52 डिग्री तक हम आ गए हैं। मात्र 8 डिग्री और यदि धरती का तापमान बढ़ गया तो मंगल की तरह पृथ्वी जल करके राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। आखिर इसको बचाएगा कौन? मॉडर्न साइंस ने रॉकेट बना लिया। मैं कहता हूं उन सारे वैज्ञानिकों से कि आप में अगर विज्ञान का दम है तो सॉइल प्यूरिफिकेशन का इक्विपमेंट्स बना के दिखा दो, वाटर प्यूरिफिकेशन का इक्विपमेंट्स बना करके दिखा दो, फायर प्यूरिफिकेशन का इक्विपमेंट्स बनाओ, एयर प्यूरिफिकेशन का बनाओ और आकाशीय तत्वों को शुद्ध करो। पृथ्वी बचेगी तो तुम्हारा रॉकेट काम में आएगा, पृथ्वी गई तो तुम्हारा रॉकेट कोई काम में आने वाला नहीं है। लेकिन इस विज्ञान की औकात नहीं है, इस मॉडर्न साइंस की औकात नहीं है कि ये 5 जो कंपाउंड एलिमेंट है जिससे पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी पर के 84 लाख जीव जगत और वनस्पति बने हुए हैं, इन सबका शुद्धिकरण करने की ताकत मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। ये हो सकता है पूरे पृथ्वी पर तो केवल और केवल गौमाता से हो सकता है। गाय का मिट्टी शुद्ध भूमि तत्व है, गाय का दूध शुद्ध जल तत्व है, गाय का मूत्र शुद्ध वायु तत्व है, गाय से उत्पन्न ध्वनि तरंगे शुद्ध आकाशीय तत्व है। इसके अलावा बताओ ना कहां है? कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है जो इन 5 कंपाउंड एलिमेंट का शुद्धिकरण कर दे? और जब तक इसका शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक प्रलय सामने दिखता रहेगा। तो चिंता इसीलिए है, चिंता इस बात का नहीं है कि लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये तो जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसा कर्म करोगे इसी जीवन में उसको भुगतना है। लोग कैंसर से मर रहे हैं, अपने कर्मों के कारण मर रहे हैं। लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, अपने कर्मों के कारण मर रहे हैं। वो बड़ा विषय नहीं है, बड़ा विषय तो आज पृथ्वी को बचाने का है। और पृथ्वी को बचाना है तो आपको गौमाता को बचाना ही पड़ेगा। रास्ता कुछ भी नहीं है, रास्ता सारे बंद हैं। और केवल मनुष्य नहीं, प्रलय आएगा तो सारे जीव जगत और वनस्पति जगत खत्म होंगे। यानी पृथ्वी और पृथ्वी के साथ 84 लाख जीव जगत और वनस्पतियों को बचाने का जो दायित्व है गाय के पास है, और गाय को संरक्षा देने का जो विषय है वो मनुष्य के पास है। हम चाहें तो गाय की रक्षा करके पूरी पृथ्वी को बचा सकते हैं, और नहीं तो जो हाल मंगल का हुआ है, जल करके राख हुआ है, ये पृथ्वी भी उसी अग्नि में जल करके राख हो जाएगी। और फिर हमें इस धरती पर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा और दोबारा सृष्टि भी नहीं बनेगी।
तब की बात जो आगे गव्य पुराण में लिखा हुआ है, आप सभी को सुनाया है कि आगे क्या होने वाला है पृथ्वी पर प्रलय आने के बाद, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो मुख्य जो विषय है वो विषय है धरती को बचाने का। और इस काम में यदि आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान मिलता है तो आपको पृथ्वी का आशीर्वाद मिलने वाला है, सारे पंच महाभूतों का आपको आशीर्वाद मिलना है। और इसी जन्म में आशीर्वाद मिला तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है, जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप निकल जाएंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है हमारा कि आप सब लोग तिरुपति में आइए और इस विषय की गंभीरता को पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा दो। मैं दुनिया की बात नहीं जानता, मैं दुनिया घुमा भी नहीं हूं, लेकिन अपना देश घूमता हूं, मैं अपने देश की बात जानता हूं। और भारत यदि जाग गया तो पृथ्वी बच सकती है, क्योंकि पृथ्वी का ही जो पृथ्वी पर भारत और भारत के समकक्ष जो देश हैं, इन देशों के पास ही गौवंश के पालन का भूगोल है, दूसरे देशों के पास नहीं है। भूमध्य रेखा के 25 डिग्री ऊपर और 25 डिग्री नीचे जो भी देश हैं, इन्हीं देशों में गौवंश का परिपालन हो सकता है। और यह क्षेत्र में गौवंश का परिपालन हुआ तभी उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक का पूरा पृथ्वी बच सकता है। तो बहुत बड़ा दायित्व जो है वो भारत के पास है गौवंश को बचाने का। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यतो गावस्ततो वयम, मनुष्य को यदि अपनी संस्कृति बचाना है तो गौवंश को बचाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है दूसरा। तो कई भाई बोल रहे थे ना, गाय पालन कर रहे हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं। अरे भैया आप क्या कर लोगे, गाय तो इस धरती की रक्षा कर रही है। हम मात्र 2 रोटी और चारा खिला करके यदि कहते हैं कि हम गाय की रक्षा और गौ पालन कर रहे हैं तो मुझे लगता है बेईमानी है वो। जिस माँ ने पूरी धरती को संभाल करके रखा है, हम उसको क्या चारा पानी दे देंगे। अभी तो हमें अपना अस्तित्व बचाने की बात है कि पृथ्वी बची तो हमारा अस्तित्व बचेगा, और ये तभी होगा जब गौवंश बचेगी। इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा है, सौरभ्य है ये वच, ये गाय कोई दूसरी नहीं है, सूर्य की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सन, सूर्य की प्रतिनिधि है। सूर्य एक दिन अस्त हो गया तो सारे सृष्टि के वनस्पति खत्म हो सकते हैं। और उस सूर्य का प्रतिनिधि कौन है, गौवंश है। तो हम क्या उनको चारा खिला लेंगे साहब। तो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सृष्टि को बचाने के लिए, यह मनुष्य की सृष्टि को बचाने के लिए गौवंश का बचना बहुत जरूरी है। अकेले भारत में 18वीं शताब्दी का इतिहास उठा करके देखो, अकेले भारत में गौवंश की 360 प्रजातियां थी। पूरी दुनिया में गौवंश की कितनी प्रजातियां होगी आप गणित लगा सकते हो, मैं तो नहीं लगा सकता क्योंकि भारत के बाहर कभी गया नहीं मैं। तो भारत अकेले 360 प्रजातियों को संभाल करके रखने वाला देश था। तो इसमें से अफ्रीका को जोड़ लो आप, उधर दक्षिणी अमेरिका को जोड़ लो आप, इधर जो है मलेशिया जापान को जोड़ लो आप, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लो आप, ये सभी उसी क्षेत्र में आते हैं। तो कितनी गौवंश की प्रजातियां होगी इस धरती पर, सब खत्म हो गए। भारत ने कुछ बचा लिया, अफ्रीका ने कुछ बचा लिया, शेष सभी जगह पर समाप्त हो गया। और यहाँ बच गई गौवंश, एक ही आधार है और वो है हमारा सनातन धर्म, जिसने गौवंश की रक्षा कर ली। इसलिए गाय की रक्षा करो या सनातन धर्म की रक्षा करो, बस एक ही पहलू के चित्त और पट हैं। तो इस विषय को भी समझना पड़ेगा। और तिरुपति के सम्मेलन में 2 रिसर्च टॉपिक आने वाले हैं। पहला है गाय का आभा मंडल, कि गाय का आभा मंडल, ऑरा बॉडी, गाय जो दिखती है वो उसका फिजिकल बॉडी है, लेकिन उसका आभा मंडल कितना बड़ा है और उस आभा मंडल का पृथ्वी के ऊपर क्या असर होता है, उस आभा मंडल में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या असर होता है, उस आभा मंडल में रहने वाली वनस्पतियों पर क्या असर होता है। इस विषय का विस्तार से उस पर वहाँ पर चर्चा करूँगा। और एक अगला विषय होगा वो है गौ स्पर्श, कि गाय को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और गाय को कोई वनस्पति स्पर्श कर ले तो वनस्पति को क्या मिलता है। ये बहुत ही गहरा साइंस है और इस विज्ञान पर जो है विस्तार से जो है तिरुपति में बात करूँगा। तो मुख्य यही है कि आप सब लोग आइए, परिवार को लेकर के आइए, और जितने लोगों के दिल में गौ प्रेम है सबको लेकर के आइए और देखिए कि स्वयं भगवान वेंकटेश्वर जी कितने बड़े गौपालक थे। गोविंदा तो
तो बालाजी का भी जीवन जो है वो पूरा गौवंश से शुरू हुआ है और कितना अद्भुत उनका जीवन रहा और कैसे कैसे जो है आज तक हम पहुँचे हैं, ये सारा इतिहास जो है वो टटोल रहा हूँ मैं और उस पर से विस्तार से एक रिपोर्ट में पेश करूँगा। तो इसी के साथ जो है आज कि मैं अपने संवाद को यहीं पर रोकता हूँ, लेकिन मैं आशा करूँगा कि आप प्रश्न करेंगे। जितने भी हमारे अतिथियों ने जो विषय रखे हैं, इन सारे विषयों पर जो भी प्रश्न आपके मन में उठाए, प्रश्न लेकर के घर मत जाना। हाँ, प्रश्न को यहाँ छोड़ दो, यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूँगा। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.